नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। आते जाते सबसे चले बॉस। आज हम इस वजह से यहाँ करते हुए सभी यहाँ उपस्थित जो है वे सेवाभावी शख्स हमारे सबके हाथी लगी निस्वार्थी कर्मी श्री शरद पारोकर जी के निधन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ सभी लोग अत्यंत व्यथित है क्योंकि आप सब लोगों के अलावा भी शहर भर के संस्कृति कर्मी, साहित्य कर्मी, कलाकार और कला रसिक अनुरागीगण और इसके अलावा भी तमाम शहर के जो लोग हैं वे सब उनसे जुड़े हुए थे। जैसे ही आज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, साउंड सिस्टम चालू नहीं था। उसने ये एहसास करवाया कि आदरणीय पालेकर दादा शरीर से नहीं गए। जिस प्रीतमलाल दुआ सभागार में आज हम बैठे हैं, प्रीतमलाल दुआ सभागार का जब निर्माण हुआ 2009 से ये प्रारंभ हुआ, तभी से पहले व्यवस्थापक के रूप में आदरणीय पालेकर जी ने अपनी सेवा ही प्रारंभ की। तो आज हम और आप भी नहीं, ये सभागार भी उनकी कमी को निश्चित रूप से महसूस कर रहा होगा। और ऐसा लगता था कि वर्षों तक शायद प्रीतमलाल दुआ सभागार के व्यवस्थापन के लिए, सुचारू संचालन के लिए पालेकर जी सभी आदमीगण, प्रियजन, जैसा विदित है कि आज पालेकर जी शरीरस्थ नहीं है, उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है। लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब ऐसी श्रद्धांजलि नहीं है कि कई लोग नहीं जानते हैं व्यक्तित्व को फिर भी श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहाँ सब लोग उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। पालेकर जी को जोड़ने का, मिलाने का सिलसिला हमें हंस कुमार जैन जो है, एक शहर के अच्छे पर्यावरणविद हैं, उनने हमको दिया। उनने इनको दादा के बारे में जितना भी लोगों ने बोला होगा और जितना बोले हमें, मैं सोचता हूँ शायद कितना भी बोल लीजिए उनके लिए कम रहेगा। सत्यानंद दयाल जी बैठे हुए, जिनका उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं हमने आह्वान पड़ी। शाम को 5:30 बजे मैं यहाँ से मिल के गया उनसे, जिस जगह बैठे हुए थे। और यहाँ पर कोई साहित्यिक कार्यक्रम नहीं था, हमने कहा इतने सारे पोस्टर लग रहे थे, क्या कर रहे हैं संगीत का कोई कार्यक्रम, इतने में 2 फोटोग्राफर मिले, कल के साथ समय मिले तो आइएगा कार्यक्रम, और मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ था। कितनी विषयता है यहाँ बैठी हुई है, कितने लोग बैठे हुए, कुछ लोग यहाँ से बैठे हुए जो कार्यक्रमों में सिर्फ आते होंगे, व्यक्तिगत मिलते होंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा अधिकांश समय इसी दुआ सभागृह में यहाँ सुबह तक होता था। और यहाँ आए और दादा से भी मिले, या हम अगर नहीं आए तो दादा वहां हो जाते थे। ऐसा इस 1.5 किलोमीटर
5 सभागृह, 5 पर यहां पर जो भी कार्यक्रम हो उसमें सबसे बड़े आकर्षण थे आदरणीय दादा चारुदत्त जी। ऐसे व्यक्तित्व चारों ओर जिनका ध्यान रहता था, इधर उधर कलाविधि का ऊपर जाने वाले व्यक्ति और सामने से आने वाला व्यक्ति, चारों ओर उनका ध्यान रहता था। उनकी वो पारखी नजर सभी की ओर रहती थी। और हमारे इसमें कहते हैं ना, एक बार तो जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं अपने कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि उसी दिन शाम को हमारा कार्यक्रम यहाँ था इसी हाल में। और मैंने बीच में ऐसे ही फेसबुक खोल करके देखा तो अनिल जी की रिपोर्ट देखी वहाँ पर, वो मन एकदम से व्यथित हो गया, बिल्कुल इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे लगा कि आज का कार्यक्रम हम कैंसिल कर देंगे, आज हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। और मैं पूरी तैयारी करके जब शाम को यहाँ आया तो मानस यही बना हुआ था कि आज कार्यक्रम नहीं करना है और उसकी स्थिति में ही हम एक सभा करेंगे और विसर्जित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा कि कई लोग हमारे कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, उनको निराश करना उचित भी नहीं लगा। और वैसे भी आप जानते हैं रंगकर्मियों के लिए एक बड़ा उक्ति कही जाती है, उनके लिए एक बहुत वाक्य है कि द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। शो सिलसिले में हम लोग लगातार यहाँ आयोजन करते रहे हैं और कोई भी आयोजन करो तो दादा से सामना होता ही था, सभी का होता था। आज जब इस कैंपस में आए और को नहीं देखा तो बड़ा सुना सा खालीपन सा लगा। तो आते की नजरें सबसे पहले ऊपर देखती हुई दाएं बाएं अधिक जा देते हो, क्या करना है कब करना है फटाफट। आपकी संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी हर संभव मदद, लाइट साउंड फ्लैक्स कैनोपी नाश्ता रखवाना। इसके अलावा जो शहर के हर आदमी को भी वो जानते थे कि आप आयोजन आपका है, इस शहर का कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसको अपने परिवार का आयोजन मान के ही रिसीव करते हुए मिलते थे। और हर आने वाला भी उनसे जरूर दुआ सलाम करता था। तो एक ऐसी ये जोशी विनय इंसान की दर्शन परिवार और तीनों अखबार परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं 26 तारीख को मेरा आंखों के ऊपर नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के ऊपर संगीत का प्रोग्राम रखा था मैंने यहाँ पर। उसके लिए 21 तारीख को लोकेंद्र राठौड़ जी के साथ में मैं आया था। तो पता नहीं मन में क्यों ऐसा लगा कि मैं बाहर बैठे थे, दादा उनको लाया अंदर और उनको सामने बिठा के फोटो लिया, यहाँ से भी लिया, वहाँ भी लोकेंद्र जी के साथ बैठ के लिए। 21 तारीख को शायद ये अंतिम फोटो थे जहाँ तक मेरा मुझे हाथ थे उनके पास। वो मेरी बेटी को भी जानते हैं, मेरी बेटी निकल जो उसकी आर्टिस्ट है, उसकी यहाँ एक डिविजन लगती रहती। तो बोले जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए, और आपने देहदान करा ये भी मुझे पता है, मैं भी मेरी पत्नी ने तो काफी वो आशीर्वाद दे रहे थे। बेटी की भी परेशानी हमारा व्यवहार ही याद किया जाता है, जानते सब है, पर ये हमेशा करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे ही अंदर आए तो उनका चेहरा और एक बहुत शांत धैर्य भाव से बिना हल्ला किए कहना हाँ हो जाए। मैं जब आई यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम किए, दूसरे साथियों के हुए और फिर पता लगा कि सीमा जी तेल तो लाई भी नहीं, रूई नहीं है, बत्ती नहीं है। जैसे उन तक खबर पहुंचेगी या किसी का घर पास में होगा, इतनी समस्या आने ही नहीं देते, बस यूँ और अलमारी खोल के आपको सब उपलब्ध होता है। तो ये जो धैर्य होना चाहिए काम में, एक और काम को पूरे समय करना तो इसमें खांसे के साथ होगा, तभी मैंने उदास या गुस्से वाला चेहरा नहीं देखा। कई बार हल्ला करते बाहर लोग और अंदर कार्यक्रम चलता रहता, वो भी बड़ी बहुत शांति से जाके बोलते, बिना आवाज किए चुप करना और कितनी सारी चीजें। संगीत का शौक होने के चलते अक्सर मतलब हर सप्ताह में यहाँ पर सरदार दुआ में
जैसे मैं ये सीढ़ियों से ऊपर आया इधर एकदम सामने हमेशा मतलब वो सामने बैठे हुए दिख जाते थे और मिल जाते थे, दुआ सलाम होती थी, उसके बाद ही अंदर आते थे। आज जैसे मैं आया तो एक सूर्य नजर आया एकदम। मैंने साहब वाले साहब को कहा भी कि अरे मैंने कहा ये यहीं अपने को बैठे हुए दिखते थे, तो आज नहीं है। और हमारे सप्तशुर संस्था के हमारे अक्सर यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, पिछले 6-7 साल से अक्सर हम उनसे कुछ ना कुछ हेल्प लेते ही थे। जब भी सरस्वती पूजन हो सबसे पहले याद आता था कि माचिस तो लाएगी, तो उनके पास जाते थे, वो ड्रावर में से निकाल के माचिस देते थे। मेरे मालूम था मेरे साथ माचिस श्रद्धांजलि अजीब सी इस सप्ताह सन्नाटा खामोशी एक खाली पर लग रहा कि आज किसी की कमी नहीं, उपस्थिति वो नहीं होती जब व्यक्ति यहाँ मौजूद होता है। उपस्थिति तब होती है जब वह नहीं हो और हमें उसकी फीलिंग हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है। दादा से मेरे संस्थागत संबंध तो थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी थे। जब सारा काम निपट जाता था तो मुझे समाचार बनाना पड़ता था, मैं यही बैठ के बनाता था। तो कई बार हम जब भी यहाँ आते थे, हाल में प्रवेश करने के पहले उनसे हम नमन करते थे। उनकी बातचीत से हमको जो एनर्जी मिलती थी, स्फूर्ति मिलती थी, वो बिल्कुल ही जब तक कार्यक्रम चलते रहते थे ना, तो वो चलते रहते थे। अच्छा, इनकी खासियत गुण इतने हैं, मितभाषी, मृदुभाषी, सहनशीलता और मिलनसारता और आवेश बिल्कुल नहीं। जैसी ही विषम परिस्थिति आ जाए ना, तो उसमें ये इतने ठंडे तरीके से उत्तर देते थे कि जो गर्म में जिसको होती है ना, वो भी ठंडा हो जाता था। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ईश्वर से मेरी एक बात हमारे बड़े महसूस जोशी जी ने मुझसे कही कि उनके मन में एक इच्छा है, वो चाहते हैं कि चूंकि विनय गीतांजलि धड़कन एक म्यूजिक संस्था है और लगातार हर महीने प्रोग्राम करती ही रहती है, तो उन्होंने अभी तय करा और मुझसे कहा कि आप जाकर मंच से घोषणा करें कि हर साल 20 फरवरी को हम दादा की याद में प्रोग्राम किया करेंगे। अगर प्रीतम लाल दोस्त वगैरह बुक भी रहेगा तो उस कहीं और अन्य स्थान पर दादा की याद में प्रोग्राम को करेंगे, ऐसी हमारे भाई साहब की इच्छा है। और आज मैं ये मंच से कोई घोषणा कर रहा हूँ। और साथ ही हम एक ओपन माइक पे चलाते हैं जिसमें हम सभी शहर की प्रतिभाओं को निःशुल्क मौका देते हैं मंच के माध्यम से कि वो मंच पर आए और अपनी प्रतिभा गीत संगीत के माध्यम से बताएं। देश मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए बहुत ही 2 शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर मेरे से पहले अगर बाबूजी आते थे तो मुझे वो फोन लगाते थे, और मैं अगर पहले आता था तो मैं बाबूजी को फोन लगाता था, बाबूजी कहाँ हूँ। बाकी उस दिन ऐसा बदनसीब दिन था कि मैं सिर्फ अगर उन्होंने सबसे पहले अगर फोन पर बात करी है तो किसी परिवार वाले व्यक्ति से किसी से नहीं कही, सबसे पहले उन्होंने मेरे को फोन लगाया। उसकी जब मैं तबीयत बिगड़ रही थी, मैंने कहा बाबूजी एक 5 मिनट रुकिए, वो घोड़े ना पाएंगे। उस दिन ऐसा बंद हुआ कि वो 5 मिनट के लिए बाबूजी मेरे हाथ से निकल गई। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बा कमानों की याद आती है, बा कमानों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। मतलब हम लोग इसलिए इकट्ठा होंगे और आज मुझे इस तरह से अंकल के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली कुछ भी नहीं था ऐसे, मेरा कोई काम से रिलेटेड कोई लेना देना अंकल से नहीं था।
लेकिन जो प्रेम भाव अंकल से हमेशा मुझे मिलता था, सिर्फ यहाँ पे मैं बैठने आती थी गार्डन में, लेकिन अंकल हमेशा बोलते बेटा जरूर आना हाँ, आया करना, रोज आया कर तू, कहीं पे भी मैं रहूंगी अंकल आके एक बार बात जरूर करेंगे। आई नहीं तू, आ जा बैठ जाना। मैंने अंकल अभी आती हूँ, थोड़ी देर में गार्डन में बैठती हूँ तो मैं आती हूँ। अंकल आएंगे, 1-1.5 घंटा कब निकल जाता था कुछ पता नहीं चलता था। मतलब और लॉकडाउन के टाइम में तो मैं भी खाली थी, अंकल भी खाली थे, क्योंकि प्रोग्राम होते नहीं थे। 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वहीं बैठे रहना, अंकल से बातें करना, अंकल न्यूज़पेपर की बातें बता रहे हैं, मैं अपनी बातें बता रही, अपने ऑफिस की बातें बता। और सभी उपस्थित महानुभावों को हमारे परिवार पर्वोत्तर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आभार शब्द कहना शायद उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आभार दूसरों का व्यक्त किया जाता है। आप सब अपने हैं, आप सब ने उनको अपना पारिवारिक सदस्य माना, उनको इतना महत्व दिया, उन्हें अपना समझा। हमारा परिवार सदैव आप लोगों का बहुत ऋणी रहेगा। और शायद मैं कुछ कहूँ, आप सभी संगीत प्रेमियों ने यहाँ पर, साहित्य लोगों ने यहाँ पर, विशिष्ट लोगों ने यहाँ पर आकर हाँ ये उतार दो। हम वहाँ खड़े थे, वहाँ फोटो लगे। हाँ हाँ लो, हाँ चलो, सब वगैरह का आओ ना आओ ना, आप चल। इसके पैसे इसके हाँ कमिश्नर मुझसे मांगता था, मैं दुआजी से लेके देता था। हाँ यहीं गए वो। हाँ यही अच्छा। इस हाँ आ रहा है, इसी स्पॉट पे गए ना। क्या बात है।
अरे फारच बढिया. हे बसले. हो, क्या बात आहे. हो हो, नमस्कार. 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 काय नाव आपलं? आपलं नाव? विवेक. पूर्ण नाव सांग. विवेक विजानंद चिटणीस. अच्छा, राहता कुठे? आता स्नेहतागंज. किती वर्षापासून? 8 वर्ष आली तर. 8 वर्ष झाले. तर पूर्वी कुठे राहत होता? पूर्वी आम्ही भोपाळचे होतो. अच्छा. माझी बहीण इथली आहे इंदोरची. अच्छा अच्छा. तर त्याच्यामुळे इकडे आला. हो. आणि आज सध्या इथे काय करताय? इथं आता रिटायरमेंट झालं तर काय चौकीदारी करतोय मी. हां, काही हरकत नाही. आणखीन त्याशिवाय काय नाही, हेच काम चाललंय, तेच करतोय, चौकीदारी करतोय आणि बाकी प्रॉपर्टी काम करतो. चांगलं आहे एवढं. बरं, मला एक सांगा, तर तुम्ही आपल्या बहिणीबद्दल सांगितलं. बहिणीचं नाव काय? बहीण विद्या मुकादम. कुठे राहतात त्या? ते पण माझ्या पैसे राहतात. अच्छा, वय काय? तिचं वय आहे 56-57 असेल. अच्छा, काय प्रॉब्लेम झाला? घटना काय, तिला काहीतरी लेडीज प्रॉब्लेम झाला होता म्हणजे दाखवायला ते गेलो पाटीदार. हां. तर पाटीदार ती बाहेर गेली म्हणून तिने कुठल्या ॲक्सिडेंट तिला दाखवलं. तिने काय गोळ्या दिल्या, त्याच्यानंतर जे तिला त्रास सुरू झाला. कोणत्या गोळ्या दिल्या? ते हार्मोन्स जे नाही, म्हणजे गोळ्या पर्टिक्युलर असं की वयामानाप्रमाणे नाही दिल्या. वयामान जी गोळी असते, जी हे हार्मोन्स म्हणजे युटेसचा प्रॉब्लेम आहे दाखवलं, तर ती जी गोळी तरुण ते ती हिला दिली. त्यामुळे हिला जो त्रास बंद होता तर पुन्हा चालू झाला. हो. तर आता ते काल तिने काय ऑपरेशन करून काय इलाज केलेला आहे काल त्याचा. पण आता ते फायदा झाला त्यांच्या अरविंदोनी फायदा केला आहे. पण ते अरविंद डॉक्टर काय म्हटले की जी ही त्या डॉक्टरींना अक्कल आहे का नाही म्हटली. बरोबर आहे. अगं, म्हणजे त्या भारतीय पाटीदारनी ज्या असिस्टंटला ठेवलं आहे, ती जर अशी अयोग्य असेल मग तिला दिलं काय उपयोग आहे? हां, ते तर जिंदगीचं गेलो. आणि आम्हाला तिच्याकडनं पैसे पाहिजेत. आम्हाला जे खर्च झाले आम्हाला तिच्याकडे दवाखान्यात पैसे पाहिजेत. हां, मग तुम्ही काय केलं त्याकरता? आता ते केलेलं मी बोलून आहोत त्याच्याशी, पण ती काय जबाब द्यायला तयार नाही आहे नीट. तर काय म्हणते? ती म्हणते मी दिलंच नाही होतं, पण तिचे प्रिस्क्रिप्शन माझ्यापाशी आहे. तुमच्याकडे पूर्ण अपडेट आहे सगळं? हो, अपडेट आहे, सगळे पुरावे आहेत. तर मग तुम्ही तर बिलकुल त्याला त्या याच्यावर कारवाई करावी. आणि हा आपल्यावर जो अन्याय झाला किंवा उद्या काही आणखीन अप्रिय घटना झाली असती तर त्याकरता कोण जबाबदार असतं? कोण जबाबदार? तर चिटणीस साहेब, तुम्ही फार बढिया प्रयत्न करताय. तुम्ही मेडिकल काउन्सिलला सगळीकडे याचा हे करा, बिलकुल कंप्लेंट करा. आणि माझी आपल्याला रिक्वेस्ट आहे की हां, थेटपर्यंत कारण अशा लोकांना जोपर्यंत धडा मिळत नाही, आपण फार सरळ सीधे लोक असतो. महाराष्ट्रीयन लोक तसंच म्हणतात, भित्रीभाऊ असतात. तर हां, तर याच्यात काही माघार घेण्याची गरज नाही आहे, समझोता करण्याची गरज नाही आहे. जेवढा आपला खर्च आला त्याच्याहून जास्त, कारण त्याच्यानंतर मेडिकलचं जे खर्च येईल तो कोण देईल? उद्या काही मोठी जर घटना झाली असती, दुर्घटना, तर कोण जबाबदार असतं? असे हे लापरवाह, निष्काळजीपूर्वक काम करणारे जे मुजोर डॉक्टर्स आहे, यांना बठणीवर आणणं फार जरुरी आहे, असं माझं मत आहे. नमस्कार, धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला माहिती दिली त्याबद्दल.